हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्मल। आप सबका विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूं। चलिए, तो कैसे आप लोग? बढ़िया, चकाचक, है ना? चलो, खुशी के लिए हर आगे होगी, है ना? क्योंकि आज से हमारा नया जीएसटी लागू हो गया, नया दर है, तो बड़ी खुशी की लहर होगी। नवरात्रि भी स्टार्ट हो चुकी है आज से, तो बहुत बढ़िया माहौल होगा। अभी तो गरबा का माहौल होगा, रंग रंग कार्यक्रम होंगे आसपास के, धोलीड़ा, नए नए गाने बजेंगे, है ना? गरबा है। चलो, इसी त्योहार के सीजन में हम पढ़ने वाले एनसीईआरटी हमारी, ठीक है? हम पढ़ेंगे वापस से हमारी एनसीईआरटी। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th, और क्लास 9 के सब्जेक्ट है सोशल साइंस। पढ़ रहे हैं ना आप? सोशल साइंस पढ़ते हैं यहाँ पर, है ना? नहीं तो पर चलो कहाँ है। तो उसमें आपका जो चैप्टर नंबर, सॉरी, जो सब्जेक्ट आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, उसका जो चैप्टर नंबर 4 है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, वो डिस्कस कर रहे हैं। हम लास्ट क्लास में प्राइम मिनिस्टर तक पढ़ चुके थे। हम अब जो पढ़ने वाले हम पढ़ेंगे क्या? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। लास्ट क्लास में प्रधानमंत्री पढ़ा चुका था, सॉरी, लास्ट क्लास में आपको प्रधानमंत्री पढ़ा चुका था। आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पढ़ेंगे, और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम मंत्रिपरिषद, ठीक है? चलो, प्रधानमंत्री के बाद आप जाओगे तो आपको एक नया टॉपिक मिलेगा, मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और उसके बाद आपको मिलेगा प्रेसिडेंट, दी प्रेसिडेंट, ठीक है? चलो, हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को समझते हैं, फिर प्रेसिडेंट के ऊपर आते हैं। चलो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है भाई साहब, बताओ? सर कुछ नहीं, जो मिनिस्टर होते हैं अलग अलग टाइप के, उनको कंबाइनली हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल देते हैं, ठीक है? सर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन आते हैं पहले बता दो। पहले समझो कैबिनेट, ना? दूसरे इसमें आते हैं मिनिस्टर, मिनिस्टर विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। उसके बाद आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं यानी मंत्रिपरिषद, उसमें कौन कौन आते हैं? उसमें आता है सबसे ऊपर कैबिनेट, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर क्या आएंगे? कैबिनेट। फिर आएंगे मिनिस्टर विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। फिर आएंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट। सर मंत्री आते कैसे हैं यार? मैंने आपको एक चीज बताई थी, वही जिसके पास लोकसभा में बहुमत हो वही क्या बनाएंगे? सरकार बनाएंगे। और उन्हीं बहुमत वाली पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के बैठे हैं, उन्हीं में से क्या बनेंगे? मंत्री बनेंगे। क्या बनेंगे? मंत्री। अब क्या होंगे? राष्ट्रपति साहब बैठे हैं, राष्ट्रपति साहब बुलाएंगे पॉलिटिकल पार्टी को, भाई आपके पास बहुमत, आप आ जाओ। पहले बता देंगे प्रधानमंत्री, हमारे ये व्यक्ति का बनेंगे प्रधानमंत्री। फिर प्रधानमंत्री जी एक लिस्ट दे देंगे, एक लिस्ट दे देंगे। उस लिस्ट के अनुसार प्रधानमंत्री एक लिस्ट देंगे राष्ट्रपति जी को। फिर उस लिस्ट के अनुसार राष्ट्रपति जी मंत्री परिषद को क्या करेंगे? अपॉइंट। जी हाँ, मतलब समझो, मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है, इनका भी कोई इलेक्शन नहीं होता। बिल्कुल सही समझ रहे हो तुम, सही जा रहे हो एकदम सीधे रास्ते पे। मंत्री परिषद का भी क्या होता है? क्या होती है? अपॉइंटमेंट। इनका कोई इलेक्शन नहीं होता। इनका इलेक्शन, सॉरी, इनका अपॉइंटमेंट करता कौन है? राष्ट्रपति। किसके कहने पर? प्रधानमंत्री जी के कहने पर। चलो, क्लियर है सारी बातें? बहुत बढ़िया। चलो, हम थोड़े से आगे बढ़ेंगे। अब आगे क्या बढ़ते हैं, अब सुनना। ये तो होगी मोटी मोटी बातें मंत्री परिषद के बारे में। अब कुछ छोटी छोटी बातें करेंगे हम। अब देखो, हमने बताया कि वही जो हमारी मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, किस किसके मिलकर बनी है? दूसरा मिनिस्टर विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। और जो तीसरे हैं वो है आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट। पहले कैबिनेट है, दूसरा मिनिस्टर विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, और उसके बाद है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, है ना? बहुत बढ़िया कहानी चल रही है। अब अपने अलग अलग कैबिनेट में मंत्री देखोगे, अलग अलग मंत्री देखोगे, कोई डिफेंस, कोई होम, कोई फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब अपने मंत्री देखोगे।
जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सबसे हाई रैंक वाले मंत्री होते हैं, सबसे ऊपरी रैंक वाले जो मंत्री होते हैं ना, उनको बोलते हैं कैबिनेट। और इनके पास क्या होता है, अपना अपना पोर्टफोलियो होता है। जैसे कोई डिफेंस मिनिस्टर होगा, सबसे बड़ा मंत्री, जैसे अमित शाह कैबिनेट में आएंगे, है ना। उसके बाद आपके नितिन गडकरी जी, वो भी किस में आएंगे, कैबिनेट में आएंगे। तो ये क्या बड़े बड़े मंत्री हैं, ये सारे बड़े बड़े फैसले अपने डिपार्टमेंट को लेकर ये लोग लेते हैं, ये लोग ही लेंगे, है ना, कैबिनेट वाले। उसके बाद इनको असिस्ट करने के लिए, इनको असिस्ट मत करो अभी, हाँ। फिर सर ये मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्ज क्या करेंगे, सुनो। कैबिनेट मीटिंग करता है बार बार, कैबिनेट क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं। जब कैबिनेट मीटिंग करेंगे तो उनको उस मीटिंग में आ सकते हैं इनविटेशन के बाद। जब भी कैबिनेट मीटिंग होगी, उस मीटिंग में कौन आ सकता है, मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्ज, वो मंत्री जो इंडिपेंडेंट चार्ज लेके बैठे हैं वो भी आ सकते हैं। लेकिन कब आएंगे, इनविटेशन के बाद। इनविटेशन से बिना नहीं आएंगे, बिन बुलाए मेहमान नहीं होंगे, मेहमान वो होंगे जो इनको बुलाया जाएगा। फिर तीसरा आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, सबसे लोअर रैंक में होते हैं। कौन से मिनिस्टर में देखोगे तो असिस्ट करने का काम ज्यादा करते हैं लोग, वैसे इनके उस खास काम है नहीं, फिर भी इनको असिस्ट करने के लिए बुलाया लिया जाता है, ठीक है। सबसे ऊपर कौन आता है, कैबिनेट, उसके बाद मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्ज, और फिर आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इतना क्लियर है। चलो, अब अलग अलग मंत्रालय होते हैं, अलग अलग मंत्रालय होते हैं, अलग अलग मंत्रालयों की क्या होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, सचिव वाले होते हैं, है ना, सचिव वाले होते हैं। वो सचिव वाले कहीं ना कहीं उस मंत्रालय के लिए अपने अकाउंटेबिलिटी होती है, उस मंत्रालय के लिए वो सारे फैसले लेते हैं, वो उस मंत्रालय के लिए। और सारे आखिर में, चलो मतलब सेक्रेटरीट सलाह का काम करता है, किसके लिए, कैबिनेट के लिए, है ना। बताया सिविल सर्वेंट सलाह देने काम करता है, ये वही वाली बात हो, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक खत्म होगा, कौन सा, मंत्री परिषद। अब हमें जो अगला पढ़ना है वो है प्रेसिडेंट। चलो भैया, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। मैंने आपको कल एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में कि भाई दो तरह के गवर्नमेंट सिस्टम होते हैं किसी भी देश में, या तो प्रेसिडेंशियल होगा या तो पार्लियामेंट्री होगा। जहां पर प्रेसिडेंशियल होगा वहां पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट किसके हाथों में पूरी पावर रहेगी, प्रेसिडेंट के हाथों में। और जहां पार्लियामेंट्री रहेगा वहां पर पूरी पावर किसके हाथों में रहेगी, प्रधानमंत्री के हाथ में रहेगी। हमारे देश में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, मतलब पूरी पावर किसके हाथों में रहेगी, प्रधानमंत्री जी के हाथों में रहेगी। चलो, तो हमारे यहाँ तो जो प्रेसिडेंट सिस्टम है वो हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के प्रेसिडेंट सिस्टम से, जिससे ब्रिटेन में महारानी होती है, बन के बेटी ऐसे कुछ खास काम नहीं है। ऐसे ही हमारे यहाँ कौन है, प्रेसिडेंट जी है, कौन है, ऐसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है ना। मतलब बन के बैठे हैं, ऐसा कुछ खास, मतलब पावर तो बहुत सारी दी है, लेकिन मैं बताऊँ नाम मात्र की पावर क्यों दी है, कि नाम मात्र की पावर, तो भाषा भी कैसे होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं। किसके नॉमिनल हेड होते हैं, एग्जीक्यूटिव के या फिर सरकार के। इनके पास जो पावर मात्र नाम मात्र की है। कोई रियल पावर किसके हाथों में होती है, प्रधानमंत्री जी के हाथों में, ठीक है। एक और चीज समझो, इनको हेड ऑफ द स्टेट बोलते हैं, हेड ऑफ द स्टेट। ऐसा क्यों बोलते हैं इनको हेड ऑफ द स्टेट, अरे भाई साहब जितने भी प्रधानमंत्री है, जितने भी मंत्री परिषद है, किसके नाम पे सारा वो काम करेंगे, प्रेसिडेंट के नाम पे काम करेंगे। उनके बिना वही कोई काम कर ही नहीं सकते आप। सारा काम किसके नाम पे होगा, राष्ट्रपति जी के नाम पे होगा, ठीक है। चलो, अब ये तो होगा क्या होते हैं। चलो, अब हम पढ़ना कि कौन भैया राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। दूसरा, हम पढ़ेंगे हम इनका इलेक्शन कैसे होता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्यकाल कितना होता है, इसके बाद पढ़ेंगे हम इनकी पावर, और इनको हटाया कैसे जा सकता है ना, इनको हटाया कैसे जा सकता है, ये सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ज्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, जितना आपका सिलेबस हो उतना मैं आपको पढ़ा दूंगा। चलो, सबसे पहले समझते क्वालिफिकेशन, कौन भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो सबसे पहले भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम आयु 35 वर्ष होना चाहिए।
भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष आयु होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसे तो और भी क्वालिफिकेशन मैंने बता रहा हूँ। और एक और है, उसमें लोकसभा के मेंबर बनने की योग्यता होनी चाहिए, केवल योग्यता। लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, वो केवल उसके पास योग्यता होना चाहिए। और भाई साहब एक बात सुनो, राष्ट्रपति ना तो लोकसभा का मेंबर होता है ना ही राज्यसभा का मेंबर होता है। मतलब वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करके नहीं बैठेगा। किसी भी प्रकार का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करके नहीं बैठेंगे। कौन? राष्ट्रपति जी। क्या क्या होना चाहिए देखो, 35 वर्ष की आयु, भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता होनी चाहिए, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करके नहीं बैठेंगे। ये सब क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं तो वो भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं इलेक्शन की। चलो भैया, अब इलेक्शन थोड़ा समझने के लायक चीज है। हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति जी का इलेक्शन। हम पढ़ेंगे यहाँ पर राष्ट्रपति जी का इलेक्शन। ठीक है, चलो। पावर ऑफ प्रेसिडेंट, सॉरी पावर नहीं, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, माफी चाहता हूं। हम पढ़ने वाले हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो किस प्रकार से राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनी थी राष्ट्रपति के ऊपर। आप चारों पर डिटेल में समझाया। मैं यहाँ पर क्लास 9 के हिसाब से समझाऊंगा, जबकि क्लास 9 पे दिया उसको हिसाब से समझाऊंगा। ठीक है, हमारे जो भारत का राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है वो होता है इनडायरेक्ट। सर डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हमारी तरफ से हमारे प्रतिनिधि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो कैसे इलेक्शन होगा? इनडायरेक्ट। ठीक है, चलो। अब सर होगा कैसे? तो इसके लिए एक मेथड अपनाते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एक मेथड अपनाई जाती है जिसका नाम है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना। एक मेथड को अपनाते हैं किसके लिए? इलेक्शन के लिए। किसके इलेक्शन? राष्ट्रपति के इलेक्शन। अब सर पार्टिसिपेट करेगा कौन? कौन राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है? चलो अब इसको समझते हैं। हमारा भारत में के राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? तो इसके लिए वह बना दिया है इलेक्टोरल कॉलेज। क्या बना दिया? एक इलेक्टोरल कॉलेज। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेगा उसके लिए बनाया है एक इलेक्टोरल कॉलेज। उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? अब ये बताओ सर। उसमें देखो, उसमें रहेंगे लोकसभा के मेंबर, लोकसभा के सभी मेंबर। मैं गलत बोल रहा हूं, लोकसभा के केवल इलेक्टेड मेंबर बोल रहा हूं मैं। इस भैया दो तरह के मेंबर होते हैं, लेकिन लोकसभा में अब नहीं है वो, इसलिए मैंने सभी बोला पहले। लोकसभा के अंदर नॉमिनेट मेंबर भी हो सकते हैं और इलेक्टेड, लेकिन अब नॉमिनेट मेंबर नहीं है लोकसभा में, इसलिए सारे मेंबर लोकसभा के इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। राज्यसभा के देख लो, राज्यसभा के ओनली इलेक्टेड मेंबर। भाई साहब क्यों क्यों बोला मैंने लाइन? क्योंकि राज्यसभा में 12 सदस्य क्या होते हैं? नॉमिनेट होते हैं। बाकी जो मेंबर होते हैं वो इलेक्ट होते हैं, तो किसमें पार्टिसिपेट करेंगे? राष्ट्रपति के इलेक्शन में। तीसरा, सभी राज्यों की या यूनियन टेरिटरी की विधानसभा के, किसके? विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर। जितने भी राज्य, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, उनके केवल इलेक्टेड मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, चलो ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे कौन कौन? लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, और जितने भी राज्य, कितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, उनके इलेक्टेड मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। चलो ये तो बहुत बड़ी बात होगी। चलो हमें पता लग गया सर कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। अब सर ये बताओ कैसे इलेक्शन होगा? तो मैं इलेक्शन समझाने बैठा, आपको 2 घंटे लगेंगे कम से कम, तो मैं आपको बढ़िया अच्छा सिंपल सा समझा दूंगा, सिंपल लैंग्वेज में। देखो आप समझना इलेक्शन होगा कैसे, ये लोग किस प्रकार से वोट देंगे।
तो सुनो, यहाँ वोट के लिए कोई ईवीएम यूज नहीं होती है, नहीं भाई साहब, ये होता है बैलेट पेपर। क्या होता है यहाँ पर यूज? बैलेट पेपर होते हैं। किस प्रकार से वोट होता है, बस सुन लो मेथड थोड़ी सी। इसमें निकाला जाती है वोट वैल्यू। पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोट वैल्यू निकालेंगे, सॉरी पहले एमएलए की वोट वैल्यू निकालेंगे। वोट वैल्यू मतलब क्या होता है? वोट वैल्यू से पता लग जाएगा कि एक एमएलए कितने लोगों को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोट वैल्यू निकालेंगे। हमें ये पता लगा कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, हाँ मतलब सॉरी कितने लोग, सॉरी कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों के वोट वैल्यू निकालने के बाद हम आखिरी में निकालते हैं कोटा। अब कोटा क्यों निकालते हैं, चलो उसके लिए मैं आपको एक लाइन एक चीज समझाता हूँ कॉन्सेप्ट। हमें पता है कि भैया प्रेसिडेंट एक ही होता है भारत में। मान लो प्रेसिडेंट की सीट होगी खाली वैकेंट, वो इलेक्शन होना है। वो इलेक्शन पता है कैसे होता है, बताया मैंने आपको, सॉरी बता रहा हूँ ना। मान लो इलेक्शन होना है, वो इलेक्शन के लिए 4 कैंडिडेट इंटरेस्ट लेते हैं प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बनने के लिए। 4 कैंडिडेट इंटरेस्ट है किसके लिए? क्या हमें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है वह सीट एक और कैंडिडेट 4। वोट वैल्यू निकालेंगे एमएलए की, एमपी की, सब निकाल के बाद में आ गया तो मैं निकाल दूंगा। पर शॉर्ट में बता दूं, कोटा निकलता है, एक कोटा निकलता है। मान लो कैंडिडेट कितने? 4, सीट कितनी? एक है। मान लो टोटल जो सीट निकल के आती है, मान के चलो 4, 100 को 4 से कर दिया डिवाइड, इसमें करना है +1, तो 25 + 1 + 26, 25 + 1 26। कोटा कैसे निकालते हैं भाई साहब? देखो यदि मैं समझाने बेटा तो आप क्लास 9 छोड़ दो, आप थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाओ, है ना, तब मैं आपको समझा दूंगा ना। इसके लिए एक वीडियो बनाई मैंने अलग से, उसमें जाकर हम देख लो। राष्ट्रपति सर्च करना प्ले लिस्ट में, उसमें इलेक्शन में ना बहुत भाई साहब बल भर भर के समझा उसमें, है ना। कोटा कैसे निकालते हैं मैंने उसमें बता दिया। एक क्लास में आपको फ्री बता दो, कोटा निकालते हैं राष्ट्रपति। एक कोटा निकाला जाता है कि भैया मिनिमम इतनी सीट चाहिए किसी भी कैंडिडेट को जीतने के लिए। अब अब वोट का हो रहा है, बैलेट पेपर पे हो रहा है वोट, ठीक है। सभी को, जितने भी कैंडिडेट है, चाहे वो जैसे लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, सभी राज्यों के मेंबर को एक बैलेट पेपर देते हैं। उस बैलेट पेपर में चारों कैंडिडेट के नाम लिख रहेंगे, है ना। अब जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा ए पर रखा गया, अब देख सुना, इस पे थप्पड़ नहीं लगाएंगे, इस पे थप्पड़ लगाएंगे एबीसीडी वाला। कैसे थप्पड़ होता है सुनना। राष्ट्रपति के चुनाव में रेफरेंस दी जाती है कि भैया आपको किसको सबसे ऊपर रखना है, किसको सेकंड पे रखना है, किसको थर्ड पे रखना है, किसको फोर्थ पे रखना है। जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने टॉप पे रखा वो जीत जाएगा। मान लो 100 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में, 4 सीट है खाली है, +1, यानी 26 लोगों ने किसी कैंडिडेट को ए पे रखा हुआ है, तो वो चुनाव जीत जाएगा और राष्ट्रपति के चुनाव, सॉरी वो भारत का राष्ट्रपति बन जाएगा। अब 100 क्या है? 100 है टोटल सीट, टोटल मेंबर है। 4 क्या है यहाँ पर? टोटल सीट खाली है, उसमें कर दिया मैंने +1, 26 निकल आ रहा है। मतलब जिस कैंडिडेट को 26 लोगों ने किस पे रखा हो, रेफरेंस पे रखा हो, टॉप पे रखा हो, तो वो चुनाव जीत जाएगा और वो भारत का राष्ट्रपति बन जाएगा या बन जाएगी। क्लियर है इतना? चलो बहुत बढ़िया। तो ये होगा भाई भारत का राष्ट्रपति किससे बनाया जाता है। अब सर भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 5 वर्ष का होता है। सर दोबारा बन सकता है, बिल्कुल बने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जी है राजेंद्र प्रसाद, जो 2 बार बने, बाकी कोई भी 2 बार नहीं बना है, ठीक है। वैसे कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर अगली कहानी समझा दूं। कैसी कहानी? कि सर पावर, चलो पावर समझ लो, फिर कैसे हटाते हैं वो भी समझेंगे। तो मैं इसको पावर को थोड़ा सा क्लासिफाई करूंगा ना, जो राष्ट्रपति की पावर है उसको मैं थोड़ा सा क्लासिफाई करके पढ़ाऊंगा, है ना, मजा आएगा आपको देखना। पावर ऑफ प्रेसिडेंट, चलो कौन कौन सी पावर है? पहले पावर पढ़ना अपने को, एग्जीक्यूटिव, दूसरा पढ़ना है लेजिस्लेटिव, फिर पढ़ना है जुडिशरी, लास्ट में पढ़ना है डिप्लोमेटिक।
एक और है, चलो वीटो पावर, वीटो पावर भी पढ़ा दूंगा, सारी पावर पढ़ा दूंगा, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। पहले समझो एग्जीक्यूटिव, भाई साहब जितने भी काम होंगे ना सरकारी, सारे किसके नाम पे बिल पड़ता है? राष्ट्रपति के नाम पर। जितने भी काम होंगे हमारे भारत देश के अंदर, सारे राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं, सारे के सारे, सारे काम किसके नाम पे होंगे? राष्ट्रपति के नाम पे, है ना। दूसरा समझो, ये अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, मिनिस्टर को, उसके बाद जो यूपीएससी एमपीपीएससी जो सिविल सर्विसेज होती है उनके जो हेड चेयरमैन होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं। बाहर की कंट्री में जो भी एम्बेसडर बन के बैठा है, एम्बेसी में जाके बैठा, उसको अपॉइंट कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी अपॉइंट करते हैं। और जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटी होगी, अंतरराष्ट्रीय संधि होगी, सारे किसके नाम पे होगी? राष्ट्रपति के नाम पे। सारे संधियां किसके नाम पे होती है? राष्ट्रपति के नाम पे। ठीक है, इतना क्लियर है। प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, मंत्री जी को नियुक्त करते हैं, और जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटी होती है सारे किसके नाम पे होती है? राष्ट्रपति के नाम पे। अब समझो एग्जीक्यूटिव, सबसे पहले लोकसभा को बुलाना, जब भी लोकसभा मिलेगी, देखो लोकसभा बनेगी तो मिलेगी सही, जब मिलेगी तो उसको बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। और खत्म भी कौन कर सकता है? राष्ट्रपति जी खत्म कर सकते हैं। वो समझो, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल होती है राष्ट्रपति को लेकर। मतलब भाई साहब, राष्ट्रपति जी ने उनको अपॉइंट करा, हटा भी कौन सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, वो किसके लिए होती है? लोकसभा के लिए। इंडिविजुअली किसके लिए होती है? राष्ट्रपति जी के लिए। क्योंकि राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? मंत्रिपरिषद को ही अपॉइंट करते हैं, तो ऑब्वियसली वही बात वही होगी। और लेजिस्लेटिव में आप समझो, हाँ, जो पहले स्पीच होती है ना, वो कौन देता है लोकसभा में? राष्ट्रपति जी। एड्रेस कौन करता है? राष्ट्रपति जी। ठीक है, चलो इतना मैंने आपको बता दिया मोटा मोटा। अब बात करते हैं जुडिशरी की। जुडिशरी में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनके जो चीफ जस्टिस होते हैं और जो जजेस होते हैं, उनको अपॉइंट करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। केवल उनको कौन कर सकते हैं अपॉइंट? राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। ठीक है, और समझो, जो तीनों हमारी सेनाएं होती, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, इन तीनों के हेड कौन होते हैं? राष्ट्रपति। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों के हेड होते हैं राष्ट्रपति जी। ये हो गए उनकी डिप्लोमेटिक पावर। और सारी अंतरराष्ट्रीय संधियां किसके नाम पे होती है? राष्ट्रपति के नाम पे होती है। ये भी क्या हो गई? उनकी डिप्लोमेटिक पावर। अब एक पावर समझो, वीटो पावर। वीटो पावर, मान लो वीटो पावर में क्या होता है? मान लो एक बिल आया, लोकसभा से पास हो गया, फिर राज्यसभा के पास हो गया, मतलब यहां से पास हो गया, यहां से पास हो गया, फिर कहां जाएगा वो? राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। कहां जाएगा वो? राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। राष्ट्रपति जी चाहे तो उस बिल को लौटा सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? राष्ट्रपति जी चाहे तो उस बिल को वापस रिटर्न कर सकते हैं भाई साहब, रिटर्न कर सकते हैं। ये हो गई एक वीटो पावर, एक पावर ओवर वीटो पावर, पॉकेट वीटो। चाहे तो उस बिल पे कोई फैसला मत दो, रखे रहने दो, ना हाँ कहो ना कहो, पॉकेट में रखे रहने दो, उसको बोलते पॉकेट वीटो। जब किसी बिल पर राष्ट्रपति जी को फैसला नहीं देते तो उसको बोलते पॉकेट वीटो। वापस लौटा दिया तो वो भी कौन सी पावर होती है? एक वीटो पावर। नाम बोल रहा हूं मैं, सस्पेंशन वीटो, सॉरी। जब वापस बिल्कुल लौटा दिया तो क्या होगा? वो सस्पेंशन वीटो। ठीक है, चलो। अब मान लो भैया बिल पास लोकसभा से होगा, राज्यसभा में पास नहीं हो रहा, ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलवाता है यहाँ पर? राष्ट्रपति। मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ पहले भी, तो राष्ट्रपति जी का बुलवाते हैं ज्वाइंट सिटिंग। अब हटाया कैसे जाता है? देखो, हमने पावर फिर समझ लो एक बार। एग्जीक्यूटिव पावर में क्या पड़ा? प्रधानमंत्री, मंत्री जी, इन सबको नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी। जो इंडियन एम्बेसी होती है बाहर में, उनको भी नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी। राज्यों के अंदर जो राज्यपाल होते हैं उनके भी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी।
लेजिस्लेटिव लोकसभा के जो लोकसभा को बुला राज्यसभा को बुलाना हो तो कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति जी। ज्वाइंट सिटिंग कौन करवाते हैं? राष्ट्रपति जी, है ना। जो उसके बाद आप देखोगे बिल के ऊपर, बिल को पास करना किसके ऊपर? राष्ट्रपति जी के ऊपर, वीटो पावर। जुडिशरी में आपने देख लिया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों को नियुक्त करते। एक और पार्डन राइट्स एकमात्र राष्ट्रपति जी के पास है। किसी को भी माफ, मान लो कोई कैदी है, जेल में बंद है, सजा मिल चुकी है, उसको माफ करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति जी के पास है। राष्ट्रपति जी यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको माफी दे सकते हैं, केवल उनके पास ही पूरी पावर है। अब ये सब पावर लग रही है नाम मात्र की, नाम मात्र की। सुनो, पावर आपको लिख रही इतनी सारी पावर है भाई साहब, नहीं है। क्यों? राष्ट्रपति जी केवल किस पे काम करते हैं? ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। भाई साहब, मंत्री परिषद की सलाह पे काम करेंगे राष्ट्रपति। यदि ऐसा नहीं करा तो उनको हटा दिया जाएगा, और हटाने के लिए एक प्रोसेस यूज करते हैं, इम्पीचमेंट। हाँ, हटाने के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस का यूज करते हैं भाई साहब। इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता कौन है? केवल लोकसभा राज्यसभा के सभी मेंबर। अब यहाँ पर केंद्र, इस राज्यों का रोल नहीं है। कौन कौन आएंगे? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, चलो। तो हटाया कैसे जाएगा? तो हटाने के लिए भाई साहब पहले लेके आओ, सुनो, हटाने के भी सिंपल प्रोसेस समझा देता हूँ। पहले भैया लोकसभा से हटाना तो लोकसभा का 1/4 मेंबर प्रपोजल लेकर आएंगे। राज्यसभा से हटाना तो राज्यसभा के 1/4 मेंबर प्रपोजल लेकर आएंगे। फिर वो प्रपोजल चेयरमैन स्पीकर के पास जाएगा, पास करना है, रिजेक्ट करना उनके हाथों में। फिर वो कमेटी बनाएंगे, वोटिंग करवाएंगे स्पेशल मेजोरिटी के साथ, यानी 2/3 मेंबर वोट देना चाहिए दोनों हाउसेस के अलग अलग। यदि हाँ ऐसा होगा तो फिर हटा दिया जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इम्पीचमेंट प्रोसेस। मैं डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ाया भाई साहब, आपके सिलेबस में नहीं है 9th क्लास में। आपको डिटेल में देखना हो तो आप मेरे वीडियोस में देख सकते हो, राष्ट्रपति में अलग से पढ़ाया हुआ। ठीक है, तो हमारा राष्ट्रपति क्या हो गया हमारा पूरी तरह से कंप्लीट। ठीक है, अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको जुडिशरी पढ़ा दूंगा, उसके बाद ये वाला चैप्टर आपको खत्म करवा देंगे, है ना। और भाई साहब ज्यादा से ज्यादा लोग से पूछो यार, है गरबा खेलते रह जाओगे, पढ़े भी कर लिया करो अब तो, है ना। चलो, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, नवरात्रि बनाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।